थ्रू लिटरेरी लेंस के श्रोताओं को नमस्कार। मैं राजेश आसुदानी रकीब। बहुत बहुत नमस्कार राजेश जी। मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी एक बार पुनः उपस्थित हैं हम लोग। और विनोद जी, थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी एक किताब की, बहुत ऊंचे लेखक की। आपको याद होगा, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जी बिल्कुल। उनकी तो अन्य कृतियों पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। लेकिन आज जिस बात की या जिस उपन्यास की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। जी हाँ, आज हम जिस उपन्यास की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है रेत की मछली। रेत की मछली। जी हाँ। और लिखा किसने है विनोद जी? अब धर्मवीर भारती की जो पहली पत्नी थी जी, कांता भारती जी, डॉक्टर कांता भारती। और उसके बाद कुछ समय वो उनके साथ रहीं, कुछ 5-7 वर्ष करीब 6 और वर्ष। उसके बाद धर्मवीर भारती जी के साथ उनका तलाक हो गया। फिर पुष्पा भारती जी उनकी पत्नी रही आखिरी तक। जी बिल्कुल। तो ये जो आज हम रेत की मछली इस उपन्यास पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि रेत की मछली गुनाहों के देवता के प्रति उत्तर में लिखा गया उपन्यास अब है। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे विनोद जी कि कहाँ तक ये बात सही है और कहाँ तक सही नहीं है। पर पहली बात तो मैं कहूँगी, बड़ा दुर्लभ उपन्यास है। आपको अगर बहुत कम पाठकों ने, श्रोताओं ने सुना होगा, रेत की मछली नाम का कोई उपन्यास भी है और बड़ा दुर्लभ है। इसकी हार्ड कॉपी मिलना भी अब शायद उपलब्ध भी नहीं हो कहीं। जी, अब इसके पीछे 2-3 कारण हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, एक तो ये सिर्फ एक काल्पनिक उपन्यास नहीं है, ये ऐसा कहते हैं फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी है। स्पेशली उन दिनों की जब कांता भारती जी धर्मेंद्र भारती के साथ विवाह के पश्चात रहती थी, और जितना समय वो रहीं उन 6-7 सालों की ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, ऑटोबायोग्राफिकल डायरी है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो संपूर्ण रूप से ये अनुचित नहीं है। बिल्कुल, केवल नाम बदल दिए गए हैं पात्रों के, वो तो नावल में होता ही है। लेकिन यहाँ तक है कि कांता भारती जी ने तिथियां भी लिखी हैं उस उपन्यास में। तो इस प्रकार से इसका डायरी का स्वरूप है इसको। अब जी। हो सकता है कि कहीं कहीं फिक्शनलाइज किया भी हो, हाँ, क्या ना संभव भी है। किया हो, लेकिन बाय एंड लार्ज जो कथानक चलता है उसमें कहीं ना कहीं सत्य का पुट है। और ऐसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल उपन्यासों की परंपरा साहित्य में रही है। कई सारे उपन्यास, कई सारी कृतियां जो हैं वो आत्मकथा प्रक होती रही हैं। तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल है या इस प्रकार का उपन्यास को किस दृष्टि से हम देखें, कहाँ तक ये प्रति उत्तर है। और गुनाहों सुना के तो देवता ये का भी गया है विनोद जी कि जब ये 1975 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास जी, तो बहुत कठिन कार्य था कांता जी के लिए इसको प्रकाशित करवाना, क्योंकि डॉक्टर भारती, धर्मवीर भारती जी ने पूरा प्रयास किया था। अभी कहाँ तक सच्चाई है इसमें ये मैं नहीं जानता, ये सुनी सुनाई बात है जी, कि उन्होंने प्रयास किया था कि ये प्रकाशित न हो पाए। ये संभव है क्योंकि 75 तक धर्मवीर भारती जी एक स्थापित कवि के रूप में प्रख्यात हो चुके थे और धर्मयुग के वो संपादक रह चुके थे। तो निश्चित रूप से यदि उनके जीवन के बारे में कोई कह रहा है तो उसको प्रकाशन से रोकने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही लॉजिकल, तार्किक दिख पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन ये एक जो पैट्रियार्की है हमारे यहाँ, पितृसत्तात्मकता, पुरुष प्रधान जो समाज है उसका भी द्योतक है। और संपूर्ण उपन्यास ही विनोद जी मैं कहूँगा कि जो बातें हैं संपूर्ण उपन्यास में, उससे हमारे पुरुष प्रधान समाज पर जो 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 सामने आई है उसकी सच्चाई एक प्रकार का लांछन भी है। अब ये बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसका कथानक समझ लें। बिल्कुल। कि जब ये उपन्यास चालू होता है तो बहुत साधारण तरीके से चालू होता है और फ्लैशबैक में है ये उपन्यास सारा। एक कुंतल नाम की लड़की है जो कि 18-19 साल की है और वो फिर लगभग ग्रेजुएट है और टाइपिस्ट का जॉब करती है एक कार्यालय में। हाँ, मतलब ये है फ्लैशबैक से तो वहाँ से होता है जहाँ से उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो कथानक समझने के लिए जी। ये जरूरी है कि कहानी का अगर लीनियर तरीके से हम समझें तो फिर वो जो उसके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मिस्टर और मिसेस आनंद जो होते हैं, और उनके परिचित का एक लड़का होता है शोभन। और शोभम एक अच्छा लेखक है, साहित्यकार है, बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, जहनी इंसान है। तो वो कोशिश करते हैं कि कुंतल और शोभन का आपस में परिचय हो, न केवल परिचय हो, दोस्ती हो, और ये एक दूसरे के पसंद करें और उनका विवाह संपन्न हो जाए। ये मिस्टर और मिस्टर आनंद प्रयास करते हैं और ऐसा होता भी है।
हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा ये भी था कि कुंतल दूसरी जाति की है और शुभम दूसरी जाति की है। इसके बावजूद भी कुंतल अपने अभिभावकों के मर्जी के खिलाफ जाकर एक तरह से विद्रोह करके, बिल्कुल विद्रोह करती है, किंतु बाद में उसके माता पिता मान जाते हैं, लेकिन अंडर द प्रेशर मानते हैं जी। ये हमें ध्यान रखना है कि खुशी से नहीं मानते, वो अंडर द प्रेशर मानते हैं। शोभन से मुलाकात करते हैं, शुभम हर दृष्टि से सही है। हाँ, जी। और कुंतल धीरे धीरे, चाहे ये प्रेम विवाह नहीं है किंतु फिर भी प्रेम विवाह के सारे आयाम इसमें मौजूद है। बिल्कुल उसी सदृश है, उसी जैसा है। कुंतल के भीतर शोभम के प्रति एक स्नेह अंकुर फुटता है और बढ़ता ही चला जाता है। और कुंतल का साहस उन दिनों, ये करीब 54 की बात है, 1954 की बात है ये जी। तो उस समय कुंतल का साहस देखा जाए तो अतुलनीय है। बिल्कुल, वालों से विद्रोह करके किसी दूसरे जाति के लड़के से विवाह करने के लिए संपूर्ण तैयारी दिखाना और उसका करना भी जी कर लेती है, तो ये करेज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या है कि एक यहाँ थोड़ी सी एक घटना का जिक्र करूं। हाँ। क्योंकि इस घटना को शुभम एक हथियार की तरह, हाँ, शुभम बाद में बहुत आगे इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ यूँ था कि आनंद, मिस्टर और मिसेस आनंद ने जो फैसिलिटेट किया था इस शादी को, तो उनको बुलाया नहीं जाता है कुंतल के पिताजी द्वारा जी विवाह में। बिल्कुल। तो इसके लिए वो कुंतल उनके यहाँ जाती हैं और रिग्रेट व्यक्त करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन वो रो पड़ती हैं। और कुंतल से सहानुभूति दिखाते दिखाते जो श्री आनंद हैं, हाँ, वो एक तरह से क्या कहूँ, कुंतल पर मोलेस्टेशन, एक आक्रमण ही कर देते हैं, सेक्सुअल अटैक कर देते हैं। किसी तरह से वो बचा के वहां से निकलने में सफल हो जाती है। और पहली ही रात, ये ध्यान है, पहली ही रात ये सारी घटनाक्रम कि मिस्टर आनंद ने उसके साथ क्या किया था, किस प्रकार का प्रयास कर रहा था, ये शोभन को बताती है। ये शुभम को वो बताती हैं, जो कि बाद में तलाक के समय शुभम इसको एक हथियार की तरह, तो शुभम उस समय तो उसको स्वीकार कर लेता है और उसको भी लगता है कि शुभम बड़े दिल का इंसान है। ये सब कुछ सुन करके भी नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। लेकिन कितनी त्रासदी है ये पुरुष प्रधान समाज की। देखिए, पहले तो मिस्टर आनंद जिस तरह से हमला बोल देते हैं, बिल्कुल एक अपनी मैंने उम्र से काफ़ी छोटी बच्ची की तरह थी वो। हाँ। और वो एक मतलब समझदार व्यक्ति थे। तो इस प्रकार किसी लड़की के डिफेंसलेस स्टेट का फ़ायदा लेना, मैं कहूँगा कि बहुत गलत है। और ये पुरुष प्रधान समाज में होता है। इस प्रकार के मोलेस्टेशन के केस बहुत सारे रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड हैं। बिल्कुल। और सहानुभूति प्राप्त करते करते, सहानुभूति जताते जताते कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। और ये बहुत रैम्पेंट है, ये हमारे समाज में आज भी है। जी बिल्कुल। और फिर चलता है, पहले कुछ वर्ष या कुछ महीने तो बड़े अच्छे से बीतते हैं। शुभम भी बहुत प्रेम करते हैं, आते हैं, मुलाकातें करते हैं, इसको बहुत अपने भाव में भर लेते हैं। और उनके भाव में जिस प्रकार की सुरक्षा कुंतल महसूस करती है, और वो बहुत ही शिद्दत से महसूस करती है, आखिरी तक वो उससे निकलना चाहती है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि इस प्रकार के आत्मीय प्रेममय क्षण महसूस करके फिर उससे बाहर निकला जाए। तो साइकोलॉजिकली ये बहुत चैलेंजिंग है। और ये इतना चैलेंजिंग है कि कुंतल एक के बाद एक शुभम के जुल्म सहते चली जाती है। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हसन कमाल साहब ने कहा है साहब, हाँ, कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। ये बिल्कुल, ये जो कुंतल जो इसकी नायिका है, उसके जीवन पर बिल्कुल 100% लागू है ये शेर जी। तो अब ये सितम क्या है लेकिन विनोद जी? सितम ऐसे चालू होते हैं। तो पहले तो एक शुभम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और वहाँ शायद एमए की छात्रा है मीनल, उसके साथ उसका अपनत्व का संबंध है। इतना अपनत्व का संबंध है कि वो उसे शुभम दादा कहती हैं। हाँ, बड़े भाई के रूप में देखती हैं। यहाँ तक कि एक साल राखी भी बांधती हैं जी। वो किसी न किसी बहाने, किताब लेने के बहाने वगैरह इनके घर आती है। बड़ी झिझकती हुई शर्मीली लड़की है, आती है। और कुंतल को भी उस पर कोई शक नहीं होता। धीरे धीरे वो महसूस करती है कि मीनल और शुभम के बीच कुछ हो रहा है, कुछ करीबी बढ़ रही है, कुछ आत्मीयता बढ़ रही है। लेकिन वो शक को अपने दिल में पहले तो आने नहीं देती। और पहली बार उसको जब शक पड़ता है कि वो मीनल के भाई के शादी में जब जाती है, शायद लखनऊ जाती है, जहाँ लखनऊ जाती है, और शुभम नहीं जाता उस समय। हाँ। और वहाँ मीनल को चक्कर आ जाता है, चक्कर आके गिर पड़ती है। तो नेचुरली सहानुभूति इसके मन में भी उत्पन्न होती है कुंतल के। उसके समक्ष जाती है, उसके सर पर हाथ लगाती है। तो उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। और उसकी अंगूठी जो शादी की विवाह वाली अंगूठी है, वो कुंतल के हाथ से मीनल उतार लेती है और अपने पास रख लेती है। ये घटना से उसको बड़ी व्यथा होती है। उसको समझ में नहीं आता कि मीनल ने ऐसा किया तो किया क्यों, इसका क्या मतलब
प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है, लेकिन वो बड़ी अनमनस्क हो जाती है, वापस आती है। और यही शुभम का जो बर्ताव है, जैसे वापस आती है, तुम अकेली भाई, मतलब मीनल नहीं आई साथ, क्यों नहीं लाई उसको, इस तरह के मतलब शुभम का जो बर्ताव है दिनों दिन मीनल के प्रति झुकाव भरा। और कुंतल इस बात को नोटिस करती चलती है कि शुभम चाहता था कि मीनल भी वापस आए। और कुछ दिनों के बाद वो मीनल को उसके पिताजी लेके आते हैं जी, अंगूठी वापस करते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं, लेकिन शुभम इसलिए खुश है कि मीनल वापस इलाहाबाद आ गई है। जब जब मीनल की छुट्टियां होती हैं वो इलाहाबाद ही आती है और इनके साथ ही रहती है, घर में ही रहती है। और एक प्रकार का ना जिसको बोलते हैं ना अनइजी काम ये उनके घर में है। कुंतल को अच्छा नहीं लगता कि मीनल आसपास हो और मीनल के साथ शुभम इतनी लंबी लंबी बातचीत करे, चर्चाएं करे, घूमने जाए, लेकिन कहे भी क्या कि ऐसा कुछ अभी तक उसने देखा ही नहीं जिसका वो विरोध कर सके। और फिर अब ये ऐसा कुछ देखा नहीं विनोद जी। अब यहाँ से एक श्रृंखला शुरू होती है, मैंने गिने ऐसे सीन्स जी कम से कम 7 बार जी इस उपन्यास में आते हैं। वो शुरू वहां से होते हैं जब नीले कमरे में पहली बार कुंतल शुभम और मीनल को आपस में गुथा हुआ देख लेती है एक बार जी। तो वो पहला सीन है, उसको नीले कमरे वाली सीन कभी भूलती नहीं, ये दृश्य कभी नहीं भूलता। बार बार उसको लगता है अच्छा नीला कमरा है, नहीं ये कुंतल का कमरा है, बेडरूम है ना, तो ये क्या हो रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि उसी समय उसने विरोध प्रकट कर देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, झगड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नारी सुलभ जो एक स्वभाव होता है उसमें आप विरोध नहीं कर सकते। दूसरा वो समय 50s का जी, आप पति के खिलाफ इस प्रकार से खड़े नहीं हो सकते। और दूसरी बात, कुंतल कोई आर्थिक रूप से मतलब स्वतंत्र नहीं थी, डिपेंडेंट थी शुभम पर, बिल्कुल। और चौथी बात, अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ उसने शुभम से शादी की थी। तो ये सारे कारण हैं जो कि वो खुलकर विरोध नहीं कर पाती, हालांकि विरोध की सिचुएशन है। बिल्कुल, पहली बार ही जब वो देख लेती है तब वो विरोध की सिचुएशन बनती है वहां पे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता जी। अब ये साथ एक के बाद एक जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, कभी पुरी में जाते हैं, फिर वो होता है कि कलकत्ता में मीनल नौकरी करने लगती है जी, और प्रकाशक के निमंत्रण पर शुभम और कुंतल कलकत्ता जाते हैं और मीनल के घर भी रहते हैं। फिर पुरी घूमने जाते हैं, जगन्नाथ घूमने जाते हैं और मीनल उनके साथ है। अभी यहाँ से देखिए कि शुभम चाहते हैं कि मीनल भी उनके साथ ही रहे, होटल में भी उनके साथ ही रहती है जी। और जब कुंतल सो जाती है यानी थक कर आंखें बंद कर लेती है तो मीनल और शुभम को ऐसा लगता है कि शायद उसको नींद हो, उसका वो अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। और यहाँ से विनोद जी ये वाकई एक एबनॉर्मलिटी हम जिसको जी कह सकते हैं। अब अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ कोई व्यक्ति गूंथा हुआ पाया गया, यानी इन द सेक्सुअल एक्ट अगर पाया गया, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन जिसको हम कहते हैं, तो इससे बड़ी क्रूरता मुझे नहीं लगता किसी नारी के साथ कोई और हो सकती है। देखिए विनोद जी, विवाहेतर संबंध तो होते हैं, दुनिया में होते हैं, कई जगह होते हैं, लेकिन उनको इस तरह बेशर्मी से प्रदर्शित करना, द प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट्री बिफोर द आईज ऑफ योर वेडेड वाइफ, नथिंग कुड बी मोर क्रूअल देन दिस। तो यहाँ से ये दूसरे सीन से ये बढ़ती ही जाती है ये इंटेंसिटी, और धीरे धीरे यहाँ तक भी विनोद जी पहुंच जाती है एक बार या एक दो बार कि वो कुंतल को इसमें सहभागी करना चाहते हैं संभोग के दौरान। एक प्रकार का जो ऑर्गी होता है, ऑर्जी होता है ना, कि एक से अधिक महिलाओं के साथ आप संबंध रखें एक ही साथ। तो वो ऊपर नीले कमरे में है उस समय मीनल के साथ, और कुंतल किसी तरह गर्भावस्था की अंतिम अवस्था में है, गर्भावस्था, किंतु इसके मन में एक तूफान है कि अकेले ऊपर मेरे कमरे में कर क्या रहे हैं। वो किसी तरह सीढ़ियों को पकड़ करके ऊपर पहुंच जाती है और जो दृश्य देखती है उससे उसको चक्कर आ जाता है। और उस चक्कर में भी जो है वो अपना शुभम कुंतल को खींच लेते हैं बिस्तर पर और अनुरोध करते हैं कि ये सब तुम्हारा ही है और तुम इसमें सम्मिलित हो जाओ। और एक बार जब बात की बात है कि एक बार नींद में से आंखें जब खोलती है तो मीनल और शुभम को पास वाले बिस्तर पर आपस में गुथा हुआ पाती है। तब शुभम बड़े निर्लज्जता के साथ कहता है कि कुंतल, तुम मुझे बड़ा लेखक, महान लेखक नहीं देखना चाहती ना, देख मैं महान तभी बन सकता हूँ जब मुझे ये प्रेरणा मिलेगी। तो ये विनोद जी क्या है, देखिए हम आप भी साहित्यकार हैं जी, बहुत सारे साहित्यकार हैं, और कई बार ये पाया गया है कि साहित्यकार, खास करके पुरुष साहित्यकार, खास करके क्यों पुरुष साहित्यकार ही कहूँ मैं, सृजन के नाम पे, सृजन ऊर्जा नाम पे, राजेंद्र यादव की आत्मकथा में भी ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं। बिल्कुल। तो सृजन ऊर्जा बटोरने के नाम पे अन्य महिलाओं से संबंध खुल्लम खुल्ला स्थापित करके अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते आए हैं। देखिए पहली बात तो ये
कि किसी को संबंध रखने हो न रखने हो, किसी भी स्त्री को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उसके समक्ष तो ये नहीं होता। अगर उसके सामने कोई कर रहा है तो ये साइकोपैथोलॉजिकल केस हो जाता है। एक प्रकार का मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जो कि इस उपन्यास का शुभम दिखाई देता है साइकोलॉजिकली। अभिनव जी, मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा कि देखिए, जो भी वास्तविक संबंध भी होते हैं, मान लीजिए पति पत्नी में भी होते हैं, वो किसी के समक्ष तो नहीं रखे जाते। एग्जैक्टली। एक अपनी प्राइवेसी है, तो इंसान नहाता तो है लेकिन बाथरूम का दरवाजा तो बंद रखता है। एग्जैक्टली। तो इस प्रकार का ये जो एग्जिबिशनिस्ट टेंडेंसी है और टू द एक्सट्रीम है, और सामने को हर्ट हो रहा है, अपनी पत्नी को हर्ट हो रहा है, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल केस है, बाकायदा वो डिस्टर्ब पर्सन है, मतलब तो ये तो है। और ये भी यहाँ स्पष्ट करना उचित है कि सृजनात्मक ऊर्जा ऐसे नहीं बटोरी जाती। नहीं, बहुत बड़ी मिथ्या है। मिथ्या है। इस सृजनात्मक ऊर्जा ऐसे लोगों ने भी बहुत बड़ा सृजन किया है जिनका किसी के साथ शारीरिक संबंध रहा ही नहीं। बिल्कुल। और जिनका रहा तो फिर तो आप ऐसे कहेंगे जिनका 4-5 के साथ थे वो तो बहुत महान लेखक हो जाने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कि किसी को किसी के साथ प्रेम हो जाए, लेकिन प्रेम की भी मर्यादा होती है, प्रेम को निभाने के भी उसूल होते हैं। अगर प्रेम हो भी जाए, मैं तो इस केस में भी कहूंगा, इन्हीं नामों से कहूंगा कि अगर शुभम को मीनल से प्रेम हो भी गया, हम किनके नाम है वास्तविकता तो जानते हैं। शुभम यहाँ है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, और कुंतल हैं कांता भारती जी, और मीनल हैं पुष्पा भारती। हाँ। इसमें कोई बात छिपी नहीं है जी। तो अगर ऐसा प्रेम हो भी गया विवाह उपरांत, तो सीधी सीधी बात थी, तलाक लिया जा सकता था। हाँ। सीधे निवेदन किया जा सकता था कि मैं नहीं निभा पाऊंगा। हाँ। अब मुझे अन्यत्र प्रेम हो गया है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या कांता भारती पढ़ी लिखी थी? हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो राह में सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो ऐसा हो सकता था, संभव हो सकता है। हालांकि टूटन जो है संबंधों की बड़ी वो विचित्र होती है, ये तो मैं मानता हूँ। इस तरह से सीधे सीधे नहीं भी कहा जा सकता कई बार, लेकिन इस तरह की क्रूरलिटी तो नहीं हो सकती थी। आप और भी तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे विवाह विच्छेदन होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, लेकिन इस प्रकार की क्रूरता कोई नहीं करता है। ये पहली बार मुझे कम से कम साहित्य के अंदर देखने को मिली है इस तरीके की क्रूरता। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि कांता भारती जी ने साहस किया ये लिखने का। हाँ, इसमें कुछ लोग जो इस नावल के खिलाफ है कि भाई इस प्रकार की बातें लिख करके अश्लील हैं, समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं। समाज को उपदेश नहीं देना चाहते, समाज के समक्ष एक उनका समाज का आईना प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस प्रकार के लोग, जो जाने माने लोग, साहित्यकार लोग, बड़े पद पर लोग, वो भी इस प्रकार की घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। ये भी तो संदेश जाता है। देखिए, मंटो ने कहा था, मंटो पर इसी तरह की जब बातें उठी थी कि समाज की जो सच्चाई है उसको कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है, मेरा उसको उघाड़ के आपको दिखाना है कि ये सच्चाई है। तो ये भी सच्चाई है। तो ये यदि कांता भारती जी न लगती तो पता कैसे चलता? और आज भी कतिपय लोगों को ये पता नहीं है कि इस तरह का रेत की मछली नाम का कोई उपन्यास भी है और वो इस तरह से घटनाओं पर आधारित है। मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे ही नहीं पता था कि कांता भारती पहली पत्नी थी डॉक्टर धर्मवीर भारती की, जब तक मैंने ये उपन्यास नहीं मेरे संज्ञान में लाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझना है तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती जी का। पहले वो सुन लीजिए, हाँ, फिर ये वीडियो सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे। ये गुनाहों का देवता का फॉइल कैसे है विनोद जी? ये जो उपन्यास है रेत की मछली, कई लोग इसकी तुलना करते हैं गुनाहों का देवता से। हाँ बिल्कुल। तो गुनाहों के देवता का जो चंदर है वो बड़ा ही सौम्य व्यक्ति है, शिष्टाचारपूर्ण व्यक्ति है, सुसंस्कारी व्यक्ति है, सुधा के प्रति उसके मन में प्रेम है, आकर्षण है, फिर भी उसको इतना ऊंचा ले जाता है, कभी सुधा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता और त्याग करता है। उतनी उसकी शादी भी करा देता है और उसको लगता है कि मैंने सुधा के लिए अच्छा किया जीवन में जो हो सकता था। और वहां भी ऐसा है कि सुधा विजाती ऊंची जाति की है जी, और यहाँ भी यही बात है अगर आप तुलना करके देखें तो। हाँ, तो वहां तो वो सुधा को प्रेम को त्याग में बदल के सोचता है कि मैंने देवता तुल्य काम किया है, लेकिन है वो गुनाह, क्योंकि सुधा की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, चंदर की भी बर्बाद हो जाती है। यहाँ ठीक उसका उल्टा है विनोद जी, कि जो वहां देवता के रूप में चंदर उभर के आता है और इस रेत की मछली में शुभम, जो कि वास्तविकता में वही इंसान है अगर ऐसा माने तो फिर यहाँ एक वो शैतान की तरह उभरता है, शैतान की तरह। और यहाँ जाति भेद होते हुए भी शादी होती है, क्योंकि लड़की साहस करती है। शायद शुभम साहस करता न करता ये तो मैं नहीं कह सकता, पढ़ने के बाद ऐसा कुछ वहाँ है नहीं, लेकिन लड़की साहस करती है, कुंतल साहस करती है। तो विवाह तो होता है, लेकिन वो होने के बाद भी अवस्था वही होती है कि जिंदगी तो बर्बाद उस तरह से भी हुई थी, इस तरह से भी हुई है।
तो इस तरह से इसको एक फॉइल जिसको कहते हैं ना, दिस नॉवेल इज अ फॉइल टू द अर्लियर नॉवेल, मतलब दुगुनाओं को देवता। और एक जगह बहुत स्पष्टता के साथ जी लेखिका कहती हैं कि गुनाहों के गांव में देवता नितांत अकेला खड़ा था। तो सीधा सीधा जो रेफरेंसेस हैं वो छिपे हुए नहीं हैं किसी भी तरह से, चाहे वो दिन तारीखें हों, चाहे वो घटनाएं हों। जैसे अंधा युग को अश्वत्थामा कृति को कह दिया गया है वहां और एक और बात, शुभम का जो दम्भ है जी, गुरूर है जो, उसके तरफ भी लेखिका इशारा करती हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा महान लेखक समझते हैं और कहते हैं कि भाई अगर मैं यूरोप में पैदा होता तो लोग जॉन पॉल सार्त्रे को न पूछते और टैगोर के बाद वो नोबेल प्राइज तो मेरी कृति को ही मिलना चाहिए, अश्वत्थामा कृति को ही मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार के वो उनको अपने साहित्य को लेकर के बहुत गर्व है और साहित्य में भी वो मैनिपुलेशन करते हैं। ये भी कई बार है कि उनके साहित्यिक प्रतिभा थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कितना उनका स्वयं का होगा, कितना दूसरे का चुराया होगा। ये भी है, जैसे भाषण जो देते हैं ना, एक दूसरे का दे देते हैं सम्मेलन में। अब तो लेखन में कितना किसका लिया होगा भाई, प्लेगरिज्म कितना होगा, कितना नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। हालांकि धर्मवीर भारती एक महान लेखक हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांता जो भारती उस तरफ भी इशारा करती है कि हो सकता है कि जो कम प्रसिद्ध लेखक हों उनके कुछ ड्राफ्ट्स इन्होंने बदल करके, मॉडिफाई करके, चेंज करके भी यूज कर लिए हों। Who knows? तो इस तरह से ये जो नॉवेल चलता है विनोद जी। और हाँ, एक जो फेमिनिस्ट बात इसमें जो उभर के आती है, जब तोरू जो बेटी है उसको देने जाती है कुंतल बम्बई में उनके पास, तो जब वो अकेली लौटती है तो कानों में एक वाक्य पड़ता है जो शुभम है, वो कहते हैं, देखता हूँ रहती कैसे है जी। अब न बच्ची है साथ में, न मैं हूं, तो अकेली स्त्री ये रहती कैसे है। तो यही प्रेरणा वाक्य बन जाता है कुंतल के लिए अपनी आगे की जिंदगी संचालित करने के लिए, दिखा देने के लिए कि एक अकेली स्त्री तलाक के बाद भी खुश रह सकती है, जीवन आगे चल। हम जानते हैं कांता भारती आगे चल के मीडिया से जुड़ी, दूरदर्शन में काफ़ी ऊंचे पद पर रही, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका। हाँ, इससे पहले कि उनको ये तोरू ये बेटी पैदा होती है तब भी संबंधों में खटास रहता है, टेंशन रहता है। मीनल का जो किस्सा है वो चलता रहता है। फिर बम्बई में इनको एक असाइनमेंट मिल जाता है शुभम को, साप्ताहिक का संपादक, और दुगनी तनख्वाह पर। तो ये बम्बई चले जाते हैं। अब कुंतल समझ जाती है, अब तो कुंतल का रोड़ा भी दूर हो गया, जब चाहे तब मीनल बम्बई में आ सकती है। और ऐसा होता भी है, मीनल आके रहती है स्वतंत्र रूप से बिल्कुल शुभम के साथ। और फिर एक बड़ा अजीब सा पत्र लिखता है शुभम कि तुम आना चाहो तो एक सप्ताह भर आके फिर वापस चली जाना। अब इसके ये जो है ना, इन्फेचुएशन लेवल तक चाहती है कुंतल, ये समझना है। क्योंकि हमको ये भी समझना है कि संपूर्ण जो शोषण होता है, जो उत्पीड़न होता है कुंतल का, उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह इमोशनली डिपेंडेंट है शुभम पर, इन्फेचुएशन लेवल तक पूरी तरह से। उसके आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है कि मीनल और शुभम के साथ क्या हो रहा है। फिर भी वो बंबई जाती है और बंबई में जाके जिस तरह की ह्यूमिलिएशन, अपमान सहती है, वो तो अपने आप में उपेक्षा सहती है, रोज पिटाई सहती है। अब यहाँ से एक नया आयाम जुड़ जाता है। अब तक तो मीनल के साथ प्रेम संबंध जो था शुभम का, वह उसके लिए उत्पीड़न का कारण बना हुआ था। अब शारीरिक पिटाई भी होने लगती है, हिंसा हो रही है, जूतों से, थप्पड़ों से उसको मारा जा रहा है, रोज मारा जा रहा है। इतना मारा जा रहा है कि मरते मरते बेहोश हो जाती है, उसको उठा करके बिस्तर में फेंक दिया जाता है और उसके समक्ष ही कुकर्म किए जाते हैं। अब सोचिए, और पिताजी जब लेने आते हैं तब मना कर देती हैं जाने से। अब ये भी बड़ी, अब ये हमारी जो क्लासिकल भारतीय नारी है, हाँ, इसकी यहाँ पे इमेज उठ के। और हालांकि हाइंडसाइट में जब बाद में लिखा है कुंतल जी ने, कांता भारती जी ने कहा है कि ये मेरा सबसे बुरा निर्णय था। वो पिताजी को बोलते हैं कि शोभम हम जैसे भी रखे, जिंदा रखे, मरा रखे, मैं यहीं रहूंगी। अब ये समझने वाली बात है कि संस्कार अपनी जगह ठीक है, लेकिन संस्कारों को इस तरह से यदि कोई इंटरनलाइज कर ले तो वो घातक हो सकता है। संस्कारों को भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, किस सिचुएशन में कहाँ तक संस्कारों का पालन हो सकता है और कहाँ तक नहीं। अगर आप अनकंडीशनल संस्कारों का भी पालन करेंगे तो स्थिति कुंतल जैसी होगी। बिल्कुल। और ये बड़ी अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब जिस तरह से वो वहाँ से निकलती हैं, वो तो ऐसे निकलती हैं कि जब वो सीधा सीधा कह देता है शुभम कि अगर जब तक वो वहाँ है तो मैं लौटूंगा ही नहीं ऑफिस से। क्योंकि मीनल
हिम्मत करती है और चली जाती है और शुभम को बोलता है जब तक ये औरत आपके पास रहेगी तब तक मैं नहीं आऊँगी। शुभम भी घर आना बंद कर देता है और नौकर के माध्यम से कहलवाता है कुंतल को कि जब तक तुम रहोगे मैं वापस नहीं आऊँ। यानी एक तरीके से धक्के मार करके कुंतल को वहाँ से बाहर निकाला इज द लोएस्ट पॉइंट। इससे वो कहीं और कुछ हो ही नहीं सकता इससे, तो उसके बाद ही वो घर से निकलती है। अब यहाँ पर हालांकि मैसेज देना हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे मैरिजेस में जहाँ हिंसा होती है, कम से कम जहाँ इस प्रकार का क्रूरता होती है जैसे शुभम करता है कुंतल, ऐसी अगर स्थिति होना चालू है तो जल्दी ही संभल जाएं। उस रिलेशनशिप को खत्म करने में ही भलाई होती है। मनोज जी, मैंने लिखा है सारा प्यार लुटा मत मुझ पर। जी, सारा प्यार लुटा मत मुझ पर, दे दे सिक्के जो हों फुटकर। बिल्कुल, क्योंकि इंडिविजुअली इंसान दोनों अच्छे हो सकते हैं। धर्मवीर भारती भी अच्छे हो सकते हैं, कांता भारती भी ऐसी हो सकती हैं। ट्रबल इज व्हेन बोथ ऑफ देम कम टुगेदर दे कैन नॉट पुल टुगेदर। तो ये हमें समझना पड़ता है कभी कभी। और दूसरी बात, एक मैंने पुष्पा भारती जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो आखिरी तक वो धर्मवीर भारती जी के साथ रही। उनके जन्मदिन पर वो कविता भी देती थी। आखिरी जन्मदिन था यानी उनके बाद धर्मवीर भारती जी का देहांत हो जाता है, तो वो कविता पढ़ते पढ़ते वो रो देती हैं और चाहती हैं यही व्यक्ति मुझे जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहे। यानी किसी के लिए वो व्यक्ति इतना अच्छा भी हो सकता है। द कॉम्बिनेशन मैटर्स। ये दोनों का संयोग जो है जी, वो अगर सही है, प्रॉपरली चल पा रहा है तो ठीक है। अगर नहीं चल पा रहा है, गिरावट आ रही है, डी जनरेशन, और वो भी यहाँ तक, हालांकि जो आया वो नॉर्मल डी जनरेशन नहीं था विनोद जी, नॉर्मली तो आता ही है हर कपल में। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृति का द्योतक था जिस तरह से जो हुआ, जो इस नावल की बात अगर हम पूरी तरह से मान लें, तो ये एक मानसिक विकृति के लेवल का डिजनरेशन आ चुका था उस संबंध में, और जिस तरह से प्रताड़ना हुई यानी। और यहाँ और भी एक बात समझनी पड़ेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि कुंतल इज बीइंग पनिश्ड फॉर बीइंग टू गुड। फॉर बीइंग टू गुड, बिल्कुल ये सही बात है। और ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है, इतने लेवल तक चाहे हो ना हो, लेकिन जनरली जो अच्छाई है, यानी जो पुरी की उनकी यात्रा था, कलकत्ता की जो यात्रा थी, वहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका था, स्पष्ट हो चुका था। वहां कुंदल को संबंधों से बाहर चले जाना चाहिए। जैसे जब शांति निकेतन से लौटे, शायद उसके बाद कुंतल को चले आना चाहिए। और मुझे तो भ्रम भी हुआ कि जहां पर वो नावल खत्म होता है कि शांति निकेतन में जब मैं आई थी तो शुभम के साथ एक दूसरा रिश्ता था, जहां से मैं जा रही हूँ तो अब दूसरा रिश्ता है, हम तो वापस दोनों जा रहे हैं, पर वो रिश्ता सही कहीं पीछे रह गया। और वहां तक सारी प्रताड़नाएं हो ही चुकी थी, उसके बाद दोहराव ही था उन प्रताड़नाओं का, और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली गई। तो यहाँ ही एक्चुअली कलात्मक जो अंत है ना नावल का, यही हो जाता है। मुझे तो लगा कि नावल खत्म हो गया। अब किस तरीके से तलाक होता है, किस तरीके से उसके प्रताड़ना होती है, हिंसा होती है, पिताजी आते हैं फिर वापस घर जाती है, ये तो मतलब यहाँ से कलात्मक स्तर थोड़ा कम हो गया नावल का, मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफिकल नावल था, इसलिए वो लिखना आवश्यक था, वरना शांति निकेतन पर ही समाप्त किया जा सकता था उस नावल को। बिल्कुल। हालांकि शैली कांता जी की बड़ी अच्छी है, कई बार बीच में साहित्यिक ऊंचाइयां छू लेती है, बहुत ऊंचाइयां छू लेती है वो शैली। और खास करके मैं मतलब कुछ उदाहरण दूं उस शैली के, तो जो रेत का जो सिंबोलिज्म है विनोद जी, रेत की मछली, रेत की तरह संपूर्ण वो 7 साल वो तड़पती रही है। मछली को अगर रेत में धंसा दिया जाए, पानी और जीवित रखा जाए तो किस तरह से वो तड़पन होगी उस मछली की। यानी उसको समझना ऐसा है कि अब तक वो शुभम की पत्नी बनी हुई है, किंतु प्रेम का पानी उससे छीन लिया गया। अब वो किसी दूसरे को लिए जाए, उसके लिए वो अभी वो नदी नहीं रही, विवाह रेत बन गई। तो किस प्रकार की तड़पन होती है, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर प्रतीक उन्होंने लिया है, रेत की मछली। वो वैसी बात है विनोद जी कि वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। तो जिस तरह से सूख जाता है वो संबंध, वो वार्तालाप से हमें जिस तरह से शुभम बात करता है जब वो बम्बई पहुंचती हैं, तो उसको बहुत जो सूखना है संबंधों का, पाठक को भी कहीं ना कहीं अंदर तक कचोट जाता है वो। और एक बात, यानी इंसान के स्वभाव की ये रहस्यमय स्वभाव है ऐसा माने, या किसी पुरुष की जो कामुक लोकता है यानी लस्ट है, जो मेल लस्ट है कहूँगा जिसे, उसकी वजह से शुभम जैसा बहुत ही स्नेहल व्यक्ति, बहुत ही प्रेममय व्यक्ति, जो कुंतल को बहुत चाहता था, कुंतल को अचानक इतना रुक्ष हो जाए, अचानक इतना इंडिफरेंट, उदासीन, और अचानक इतना जुल्मी कैसे हो गया। विनोद जी, मैं तो कहूँ मन नहीं मानता कि जिस व्यक्ति ने कनुप्रिया लिखी हो, जी, वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का हो सकता है।
ये मन नहीं मानता। ना कहीं कंट्राडिक्शंस तो दिखते हैं मुझे, चाहे आप कुछ भी बोले, हम भी साहित्यकार के साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं दोनों। तो व्यक्ति अगर कनुपरा लिख सकता है, इस प्रकार के भावों को अपने हृदय में समाहित करके उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है सर्जनात्मक, तो अपने जीवन में इतने लो स्तर पर कैसे गिर सकता है? हाँ, हो सकता है प्रेम होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रेम इतर कहीं होने में कोई बात लेकिन नहीं। उसका स्तर, उसका प्रदर्शन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, उसकी भी तो कोई मर्यादा होती है ना। इवन तलाक में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह से परवर्टेड हो जाना और इस तरह से संबंधों का सूख जाना और इस तरह से अमानवीय हो जाना। अब साहब ये नेगिब महफूज जी, अब इजिप्ट के नोबेल प्राइज अवार्डेड राइटर थे, उनके ट्रायोलॉजी में जो जावेद है जी 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 साहब, उनको भी 2-4 बार प्रेम हो जाता है। बिल्कुल। देखिए वो तो कितनी डिग्निटी के साथ पोलीएमोरस है ही व्यक्ति, तो लेकिन कितनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं, कहीं अपने संबंधों को खराब होने नहीं देते। मैं तो कहूंगा सारे व्यक्ति बहुप्रेमी हैं। ठीक है, मेल्स शायद ज्यादा होते हैं, पुरुष शायद ज्यादा होते हैं, पर इंसान बहुप्रेमी प्राणी है, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, लेकिन उसकी भी कुछ पैमाने हैं, पैमाने हैं, उसके भी कुछ पैमाने। सी, ये तो पशुवत वृत्ति हो गई ना। पशु, जैसे पशु को सामने वाले के दिल पर क्या गुजर रही है इसका कोई ख्याल नहीं रहता। भाई विनोद जी, आशिक से तरके चाह नजाकत से होती है। जी जी। जाते हुए राह में कांटे बिछे, जाते हुए न राह में कांटे बिछे रकीब, आशिक से तरके चाह नजाकत से होती है। और जिस कटुता के साथ कुंतल और शुभम का रिश्ता समाप्त हो जाता है, मुझे लगता है कि ये कटुता का इंतहा है, पराकाष्ठा, अमानवीय पराकाष्ठा है। तो बात वही होती है, लेकिन उसका जो प्रदर्शन है, उसका जो जामा पहनाया जाए, उसको जो अभिव्यक्त किया जाता है, कहीं ना कहीं वही फर्क होता है। जैसे विनोद जी, एक हम उदाहरण देते हैं मनोविज्ञान में, क्या फर्क है संभोग में और बलात्कार में? बात तो वही है, लगभग बात वही है, केवल फर्क है जरा सा कंसेंट का, इमोशन का, एक्सेप्टेंस का फर्क उतना ही है। तो समथिंग व्हिच इज रेप कैन बी एलिवेटेड टू द ब्लिस। यस। तो ये क्वालिटी की बात है, ये इंसान के स्तर की बात है, ये इंसान की भावनाओं की बात है। अब एक और पक्ष भी है जी। ये सारों पर अगर मार्क्सिस्ट दृष्टि डालें जी जी, तो क्योंकि कुंतल शुभम पर आर्थिक पूरी तरह से आश्रित है, और इसलिए उसके साथ इतनी प्रताड़ना, इतना जुल्म होता है, इतनी उसकी एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अंततः जब तलाक हो जाता है वो नौकरी करने बाहर निकलती है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता इंसान के आनंद की भी बुनियाद है। तो ये मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन भी इसका संभव है कि एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेशन, इट इज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। और जो झलकियां दिखाई हैं कांता भारती जी ने, कुंतल जब बाहर जाती है, नौकरी करने जाती है, जिस तरह से एक स्कूल में जाती है जहाँ कुछ नहीं होता, वो वहाँ पर उसको शोषण की बू आती है, फिर एक स्कूटर घूम जाता है बार बार उसके पास से, और वो फिर तो वो कैसे रहेगी एक अकेली स्त्री। जी, बड़ा मुझे लगता है कि यहाँ सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमें दिख रहा है कि भारत जैसे देशों में अकेली स्त्री अगर जॉब लेने, नौकरी के लिए जाती भी है, वहाँ भी उसको एक प्रकार के कामी व्यक्ति अब गलत नजर से देखते हैं। गली में सबके सामने वहां पकड़ लेते हैं वो प्रिंसिपल जो। जी जी। और अकेली कहीं शाम के समय जाती है तो कोई स्कूटर पर, टाटो में 2-4 लड़के बैठे हुए हैं जो कि गलत नजरों से उसको देखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, अपहरण करना चाहते हैं, रेप करना चाहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब साहब आप क्यों बोलते हैं निर्भया केस भी तो वैसा ही हुआ। बिल्कुल। तो इस प्रकार की ये किस समाज में हम रह रहे हैं? कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है सेफ्टी, कहाँ है वुमन की डिग्निटी, कहाँ है जेंडर इक्वलिटी? ये सारे प्रश्न इस उपन्यास के पन्नों से झांकते हुए प्रतीत होते हैं। और विनोद जी, अंत में कांता जी ने अपनी शैली में रेत का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो थोड़ा बदल भी दिया है। जी जी। वो कहती हैं कि रेत में अब भी हूं मैं, रेत में कुछ नहीं उगता, लेकिन रेत जो है वो घर नहीं बनाती। जी जी। घर नहीं बना सकती रेत से आप घर नहीं बना सकते, लेकिन रेत जो है हर एक्टिविटी के, हर पांव के निशान संजो के रखती है और फिर उन्हें छोड़ भी देती है। यानी तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी वो अपने भूतकाल को, सारे प्रताड़ना को, सारे जो है ना, जो ये एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, सारे उत्पीड़न जो हो रहा है, उसको भूलना चाहती है, उससे बाहर निकलना चाहती है। जिस प्रकार के रेत पर पाँव के निशान कुछ समय के बाद मिट जाते हैं, नए निशान आ जाते हैं, तो अपने जीवन के प्रति आश्वस्त है। वो बोलती है कि मैं जीवन जीऊंगी, जीवन जीने की इच्छा अब भी है। ये कितनी बड़ी बात है।
ये बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। इस तरह की प्रताड़ना झेलने के बाद और कोई सहारा ना होने के बाद वापस अपने पिताजी के यहाँ जाती है, लेकिन फिर से वो हॉस्टल में चली जाती है वहां से, क्योंकि हमेशा नहीं रह सकती। अच्छा, हॉस्टल में भी देखिए भारत जैसे देशों में कितने हम पिछड़े हैं। वो हॉस्टल की इंचार्ज उनसे कहती हैं, वार्डन जो होती हैं, कि यहाँ या तो तलाकशुदा स्त्रियां रह सकती हैं या अविवाहित या विधवाएं रह सकती है, तलाकशुदा नहीं रह सकती। हाँ, तलाकशुदा नहीं रह सकती। और इनका तो अभी केस चल रहा है तलाक का। जी जी। तो ये बड़ी अब इट इज अ ट्रिम्प ऑफ ह्यूमन विल, कि जब वो जीने की जिजीविषा अब भी उसमें कायम है, वो जीना चाहती है, सब कुछ समाप्त होने के बाद अपनी बेटी को भी शुभम को दे देती है। अब मैं उस घटना की तरफ आता हूँ। अब इसको मीनल वाला केस तो आपने सुन ही लिया, इसके साथ हिंसा भी होती है बम्बई के फ्लैट में, लेकिन एक दिन जबरदस्ती एट द गन पॉइंट जिसको कहते हैं, लिखवा लिया जाता है कि कागज लो, लिखो। शुभम ही लिखवाता है कि मेरा मिस्टर आनंद के साथ संबंध है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए अपनी खुशी से यहाँ से जा रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, और 3 वर्ष की जब बेटी हो जाएगी तो आपको उसको सौंप दूंगी। ये राइटिंग में ले लेता है जी। और अपने मित्रों को लिखता है बाकायदा पत्रों में कि मेरी पत्नी कुंतल का संबंध मिस्टर आनंद के साथ है, इसलिए मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। वो छोटी सी तो नहीं थी, वो घटना जो प्रताड़ना थी शादी से पहले आनंद ने जो किया था, उसको किस तरह से इस्तेमाल कुंतल के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है, यानी एज इफ शुभम की कोई गलती ही नहीं हो, कोई उसने गलत काम किया ही नहीं हो। गलती तो फिर भी कुंतल की है, क्योंकि आनंद के साथ उसका संबंध है, क्योंकि कुंतल ने बिल्कुल विवाह की शुरुआत में शुभम पर संपूर्ण विश्वास रख करके वो बात बता दी थी। अब बतानी चाहिए नहीं चाहिए, मैं सीधा नहीं कहता हूँ, आप समझ लें कि करना क्या है। तो ये जो जिस तरह से ये इंसीडियसली जिसको हम कहेंगे चीज़ें ऑपरेट होती हैं, आज भी लगभग स्थिति दुनिया में लगभग वैसी ही है, कोई विशेष रूप से बदली नहीं है। साहब यहाँ हमें थॉमस हार्डी याद आ रहे हैं। हाँ, टेस ऑफ डी उर्बर विलेज की भी यही कहानी है। बिल्कुल। टेस भी उसको बता देती है कि एलेक्स ने किस प्रकार के उसके थकान का, मजबूरी का फायदा लेकर के उसके साथ गलत काम किया था, और जब माइकल जो होता है वो अपनी बात बताता है तो क्षमा कर देती है, लेकिन इसकी बात को, टेस की बात को क्षमा नहीं कर पाता। ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी उपन्यास की बात है, और 20वीं शताब्दी के मध्य में शुभम भी वही बात दोहराता है कि अब इसकी कुंतल की वो बात जो जिसमें उसकी कोई गलती भी ना थी, उसको क्षमा तो नहीं ही करता, उसको हथियार की तरह उपयोग करके अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का प्रयास करता है। विनोद जी, मैंने लिखा था मेरी हर पीड़ा जो कविता है, उसमें कई साल पहले मैंने लिखी थी वो कविता, अभी उसको बढ़ाया है, वो बात अलग है। किसी गृहिणी के ये गृह में, वाह वाह, उसके सुहाग ही की शहर में एक रखैल, एक सौतन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। तो कहीं उत्पीड़न जो हो सार्वभौमिक है, इट इज अ यूनिवर्सल, एक्सप्लॉयटेशन इज यूनिवर्सल। और फिर वही प्रश्न, यक्ष प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कहीं ना कहीं, क्या साहित्य सचमुच इंसान को संवेदनशील बनाता है, या फिर ये एक अपवाद है जो हम रेत की मछली में पढ़ रहे हैं, ये एक अपवादात्मक बात है, और साहित्य जनरली तो संवेदनशील बनाता है। अब इसमें अलग अलग मतांतर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरली बोलें कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु राइट लिटरेचर वो थोड़े अधिक संवेदनशील होते हैं। अपवाद हर जगह है जी, तो इसको अपवाद करके ही हमें देखना चाहिए, मेरा मत यही है। कई बार मैंने ये पाया है विनोद जी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, और जो कई बार लड़कियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं, ये जो सिचुएशन है यहाँ जो रेत की मछली वाली, इसको डिफॉल्ट मान के मेल्स की डिफॉल्ट पोजीशन मान लेती हैं, नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, जो कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है अगर, हाँ, तो वो साइकोपैथोलॉजिकल केस है अगर कोई जी, तो उसे हम नॉर्मल रोल मॉडल नहीं कह सकते ना। बिल्कुल। तो इस तरह से मेल को यहाँ से आंकना कि बाय डिफॉल्ट मेल ऐसा ही होगा जैसा रेत की मछली में शुभम है जी, तो ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। जैसा गुनाहों का देता चंद्र है वैसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा। और वो भी देवता नहीं है, वो तो गुनहगार है, वो भी गुनहगार है, लेकिन देवताओं का खाल ओढ़े हुए गुनहगार है, तो वैसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा। एक मेल भी इंसान है जैसे बाकी सब इंसान होते हैं। हालांकि मेल सेक्सुअलिटी के अपनी कुछ विशेषताएं हैं, बिल्कुल हैं, जिन्हें समझना और स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे लगता है जी, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और मेल को भी साइकोलॉजिकल हेल्प, फिजिकल हेल्प की जरूरत होती है अपनी सेक्सुअलिटी को बस में रखने के लिए। जी जी, है ना। तो उसकी सारी इमेज जो है उसके सेक्सुअलिटी के पैरामीटर से जज नहीं होनी चाहिए, ये भी है एक बात है। और एक विरोधाभास भी है,
ये शुभम इतना बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार, और अपने पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का घिनौने काम करता हुआ, तो कहीं ना कहीं जीवन के अंतर्गत विरोधाभास होते हैं। ये भी एक बात उभर करके सामने आती है। और कहीं ना कहीं साहित्य तो एक आदर्शारूपण होता है, आइडियल चीज़ें लिखने वाली। जैसे व्यक्तिगत जीवन में वो व्यक्ति बड़ा जैसे गिरा हुआ हमने पाया, एटलीस्ट अपनी पहली पत्नी के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का साहित्य लिखेगा कि जहाँ एकदम अच्छे तरीके का वो बात होगी, उसमें सिचुएशंस होंगी, कहीं ना कहीं वो रिएक्शन फॉर्मेशन जैसे हम फ्राइडियन साइकोलॉजी में कहते हैं कि जब आप बहुत ही घिनौना काम करते हैं तो आप कम से कम अभिव्यक्ति तो अच्छी करें, हाँ, बोले अच्छे, लिखे अच्छा, तो ये एक रिएक्शन। तो पहले ही गुनाहों का देवता तो पहले ही लिख डाला था जी, तो अब उसके विपरीत व्यवहार तो होना ही था। बिल्कुल जी। तो दोस्तों ये रेत की मछली जो है, ये डिस्कशन भी सुने आप, और हो सके तो नॉवेल भी यूट्यूब पर है। जी हाँ, पढ़े और सुने और सोचे समझे, अपने मस्तिष्क के सामने कुछ तो चुनौतियां रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अनुपम साहित्यिक कृति की आज हमने चर्चा की। तो आज बस आपसे इजाजत लेंगे और इस प्रॉमिस के साथ बहुत जल्दी किसी और कृति को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक डॉक्टर विनोद आसुदानी को और राजेश आसुदानी रकीब को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।